नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। अभय सर नमस्कार। जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया, ये कल की खबर है और उनके इस्तीफे के बाद कयासों का दौर जारी है। आपको क्या लगता है उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? क्या उन्हें प्रधानमंत्री, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें शीर्ष नेतृत्व से डांट पड़ी, कुछ लोग कुछ और आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। और धनखड़ साहब ने खुद स्वास्थ्य का हवाला दिया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके कारण से वो इस्तीफा दे रहे हैं। आपको क्या लगता है उनका इस्तीफा क्यों हुआ? देखिए, इस वक्त राजनीति के बाजार में तीन नैरेटिव चल रहे हैं। मुख्य तौर पर बहुत सी बातें चल रही हैं। मेरा जहां तक आकलन है कि तीन नैरेटिव उसमें मुख्य हैं। पहला नैरेटिव ये है कि जगदीप धनखड़ ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ धोखाधड़ी की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दगा दिया और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को बताए बिना, उसे विश्वास में लिए बिना, विपक्ष ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो 60 दस्तखतों वाला एक अभियोग पत्र तैयार किया था महाअभियोग के लिए, इम्पीचमेंट के लिए, उस अभियोग पत्र को चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया। साथ में धनखड़ ने भाजपा को बताए बिना विपक्ष को यह भी आश्वासन दे दिया कि जस्टिस यादव के खिलाफ भी महाअभियोग चलाने वाले सवाल को वो मान लेंगे और उसका भी सदन में जिक्र कर देंगे। ये चीज, मतलब इस नैरेटिव के मुताबिक ये खबर भाजपा आलाकमान को बहुत बुरी लगी। भाई उनका कहना था कि हमने इस बंदे को, ये क्या था, ये तो इसकी स्थिति तो राजस्थान के हैसियत राजस्थान के एक एमएलए की थी, न ये जाटों का कोई नेता था, न कोई बड़ा किसान नेता था। ये तो भाजपा के लीगल सेल को चलाता था, क्योंकि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वकील था पहले। हमने इसको राज्यपाल बनाया, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े प्रांत का, खुली छूट दी कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक पैरेलल सरकार बना दे। उसने पैरेलल सरकार बनाई तो उसका इनाम दिया उसे उपराष्ट्रपति बनाकर। फिर उसके बाद उसके हाथ में एक डंडा थमाया। उसी डंडे को सदन के बाहर ये न्यायपालिका पे चलाते थे, उसी डंडे को सदन के भीतर विपक्ष के ऊपर चलाते थे। जितना भी काम किया पिछले 5 साल तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, उसके बाद 2022 से लेके अभी तक 3 वर्ष से उपराष्ट्रपति थे। यानी 8 साल से लगातार संवैधानिक पद पर रहते हुए निष्पक्षता से काम करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए का काम कर रहे थे। अचानक उन्होंने इस नैरेटिव के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष के साथ मिलकर साजिश कर ली। तो भाजपा आलाकमान बहुत नाराज हुआ इस नैरेटिव के मुताबिक। सुबह सुबह एक बड़े नेता का, जो दूसरे नंबर का नेता माना जाता है सरकार में, उन्होंने फोन किया। उसने कहा कि ये आपने क्या किया, बड़ा गलत काम किया आपने, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये तो गद्दारी है। तो इस नैरेटिव के मुताबिक धनखड़ साहब ऐंठ गए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं तो उपराष्ट्रपति हूं, मैं जो मन में आया करूंगा, जो मैं उचित समझूंगा करूंगा, मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है ये। इस बात पे उनसे इस्तीफा ले लिया गया, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। और इसके जरिए, इस नैरेटिव के मुताबिक, नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जो उनकी अथॉरिटी नहीं मानेगा, जो उनके रुतबे को नहीं मानेगा, वो कितने भी बड़े संवैधानिक पद पे क्यों ना हो, उसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, उसको वो ढक्कन बना देंगे। ये उन्होंने दिखा दिया। इस तरह नरेंद्र मोदी ने इनके इस्तीफे से अपना रुतबा एक बार फिर से गालिब कर दिया है। मतलब ये एक नैरेटिव ये है, ये नैरेटिव जम के चल रहा है मीडिया में, सभी लोग यही नैरेटिव चला रहे हैं। दूसरा नैरेटिव क्या है? दूसरा नैरेटिव ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई सत्ता की जो संरचनाएं हैं, यानी सत्ता का जो पूरा विन्यास है, पावर के उस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को बदलना चाहता है। धीरे धीरे करके ही बदलेगा और ये उसका पहला कदम है। इनको हटाकर किसी अपने संघ अपने किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद पर बैठाएगा। हमेशा संघ की कतारों से निकला हुआ व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति बनता रहा है, चाहे भैरों सिंह शेखावत रहे हों, चाहे वेंकैया नायडू रहे हों। अब ये संघ का ये पहला विकेट गिरा है। इसके बाद हो सकता है कि बाकी और भी विकेट गिरे, पता नहीं। ये जो परिवर्तन का सिलसिला है, ये आने वाले महीनों में कितनी दूर तक जाएगा, इसका कितना विस्तार होगा, कितनी गहराई होगी, ये सब देखने पर पता चलेगा। दूसरा नैरेटिव ये है, चल रहा है। तीसरा नैरेटिव यह है कि जगदीप धनखड़ एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे सत्ता प्रतिष्ठान के सदस्य के तौर पर जिन्होंने
अचानक ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ फ्रंट फुट पे बैटिंग शुरू कर दी थी, और वो ये तर्क दे रहे थे कि भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न देश है, एक संप्रभु राष्ट्र है, अमेरिका के दबाव में वो नहीं आएगा, अमेरिका जहां चाहेगा वहां उठक बैठक नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। और अमेरिका के खिलाफ खुल के बयानबाजी कर रहे थे, जबकि अमेरिका के खिलाफ अमेरिका के खिलाफ विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता भी नहीं बोलता था, मोदी भी नहीं बोलते, इसको भाजपा के जो प्रवक्तागण है वो भी नहीं बोलते थे कुछ भी। तो वो बात बहुत अमेरिकी आकाओं को बहुत बुरी लगी, व्हाइट हाउस से पीएमओ को फोन आया और फिर इनको हटा दिया गया। तो ये 3 नैरेटिव चल रहे हैं। अब आप सोचिए, हम लोग अगर अपना दिमाग लगाएं और धनखड़ साहब का जो स्वभाव रहा है, धनखड़ साहब की जो राजनीति रही है, उसके आलोक में, उसकी रोशनी में हम देखें कि क्या कौन सा नैरेटिव ज्यादा सही है। मेरा मानना तीसरा है नेगेटिव, कि जी, हाँ, मुझे मेरा तो मानना तीसरा है, नेगेटिव सही लग रहा है। जी जी, मेरा मानना है कि ये पहला नैरेटिव है, इसमें मोदी जी के साथ गद्दारी करने का उन्हें दंड दिया गया है, वो इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि धनखड़ साहब लड़ने भिड़ने वाले आदमी है ही नहीं। इनको उनके तमाम मित्र जो 30-30, 40-40 साल से लोग इन्हें जानते हैं, उनसे मैंने बात की आज, वो सब भी राजनेता हैं। उन सबने मुझसे कहा है, कांग्रेस के अंदर है, जनता दल में रहे हैं, क्योंकि जनता दल और कांग्रेस की कतारों से आए हैं, 2003 में भाजपा में आए थे, जनता दल से भी एमपी रह चुके हैं, कांग्रेस से एमएलए रह चुके हैं। ये एक तिकड़मी किस्म के व्यक्ति रहे हैं और लोगों को पटाने और फुसलाने में इनको महारत हासिल रही है, मितभाषी हैं। अगर आपके सामने बैठे होंगे तो आपकी तारीफ के अलावा कुछ नहीं बुक करेंगे, और ये बड़ी आसानी के साथ में कदम पीछे हटा लेने वालों में से हैं। ये उन लोगों में से नहीं है जो उसूल के लिए लड़ जाएं, मर मिटें और अपने आप को कुर्बान कर दें और सत्ता छोड़ दें, उन लोगों में से नहीं है ये। इसलिए ये मानना कि किसी वजह से भाजपा से नाराज हो गए, विपक्ष से इन्होंने साजिश कर ली है, ये मेरी निगाह में तो बिल्कुल उचित नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि ये करना इनके स्वभाव के विपरीत है। अचानक कहां से इनमें रीढ़ की हड्डी प्रकट हो गई? ये तो रीढ़ विहीन व्यक्ति हैं। अगर रीढ़ की हड्डी इनमें होती तो ये फिर भाजपा के कहने पर पश्चिम बंगाल में उस तरह के राज्यपाल तो नहीं बनते, इस तरह के राज्यपाल रहे ये नहीं। ये भाजपा के लिए हालत ये थी कि जैसे ही कोई विपक्ष का सांसद या कोई नेता राज्यसभा में बोलना शुरू होता था तो मंत्री के जवाब देने से पहले धनखड़ साहब उसको जवाब देने लगते थे सरकार की तरफ से। ये हालत थी। इसीलिए इनके खिलाफ विपक्ष ने महाभियोग तैयार किया था। तो पहले तो देश के ऐसे उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया गया। तो इनसे ये उम्मीद करना कि अचानक किसी बात पे ये नाराज हो गए अपने राजनीतिक आकाओं से और उन्होंने ये सब विपक्ष के साथ मिलकर एक साजिश रची और वो विपक्ष भाजपा को बताए बिना विपक्ष का नोटिस उन्होंने स्वीकार कर लिया, और यहां तक के भाजपा के जासूसों ने बताया काला कमान को जाके कि खुद धनखड़ साहब के घर पे कुछ विपक्षी सांसद गए, वहां उन्होंने उस नोटिस पे दस्तखत किए वगैरह। ये सब जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, वो नैरेटिव मेरे ख्याल से वो केवल मोदी जी की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए चलाए गए प्रोपेगेंडे के अलावा और कुछ नहीं है। स्थिति यह है कि संघ परिवार ने शुरू कर दी है वो प्रक्रिया, जो प्रक्रिया वो लंबे अरसे से चलाना चाहता था। धनखड़ साहब का विकेट पहला विकेट गिरा है। इसके बाद में जब नया भाजपा का अध्यक्ष बनेगा तब फिर दूसरी संगठन के अंदर वो प्रक्रियाएं शुरू होंगी, और आगे देखिए कहां तक जाता है, किसी को रिटायर किया जाता है, किसको हटाया जाता है, ये सारी बातें तब उसके सामने बात निकल के आएंगी। तो मेरा मानना यह है कि मोदी जी के लिए मोदी जी की सत्ता के लिए ये एक बड़ा संकट का बिंदु है, ये क्राइसिस पॉइंट है। अब वो उससे कैसे निपटेंगे, ये जो मीडिया में चलाया जा रहा है ये केवल प्रबंधन है, केवल ये मीडिया मैनेजमेंट है, लेकिन तो बात यहां रुकेगी नहीं। जी, आप ये कह रहे हैं कि संघ के कहने पर मोदी ने धनखड़ का इस्तीफा लिया। धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? धनखड़ ने भाई संघ लंबे अरसे से ये दबाव डाल रहा था कि इनको हटना चाहिए,
हम अपने आदमी को उपराष्ट्रपति बनाएंगे। तो जिसको वो उपराष्ट्रपति बनाएंगे वही, अब जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा, तो संघ का राष्ट्रपति होगा। इस वजह तो द्रौपदी मुर्मू संघ की राष्ट्रपति है और नई जगदीप उपराष्ट्रपति संघ की कतारों से आए हैं। तो संघ बड़े पैमाने पर अपने लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाना चाहता है और वो उस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। और जहां तक इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया इसका सवाल है, ये तो माना जाता है कि ये लोग जब किसी को कोई पद देते हैं तो पहले ही से इस्तीफा लिखवा कर रख लिया जाता है, जरूरत पड़ेगी तब उसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा, जैसे प्राइवेट फर्म के जॉब में होता है। हाँ, इतने बड़े बड़े पद ऐसी थोड़ा दे दिए जाएंगे आपको। सब लोगों को वो पता है। उदाहरण ध्यान कीजिए, आपकी वो ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। राजीव गांधी को उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी, जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। तो इसलिए इस सब का पूरा पहले से इंतजाम कर लिया जाता है कि हम आपको बड़ा पद तब देंगे जबकि आपकी जो अकल जो होगी, आपको नियंत्रण पूरी तरह हमारे हाथ में रहेगा। कई लोग यह भी मानते हैं कि एकदम से इस्तीफा देकर जो धनखड़ हैं उन्होंने लोगों को चौंकाया, मीडिया को चौंकाया और उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए एक संकट पैदा किया। तो क्या इस तरह का विश्लेषण भी सही हो सकता है कि उन्होंने कुछ संकट पैदा कर दिया नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए, जगदीप धनखड़ खुद पद छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। अभी इन्होंने 8 दिन पहले ही कहा था कि मैं 2027 के अगस्त में रिटायर हो जाऊंगा। तो 2027 का अगस्त तो बहुत दूर है। अचानक उन्होंने पद क्यों छोड़ दिया? तबीयत उनकी खराब नहीं है, सब लोग जानते हैं। अभी जब एक टीवी चैनल पे पूछा गया सवाल कि भाई भाजपा अगर तबीयत खराब थी तो भाजपा वाले उनकी मिजाज पुरस्ती करने क्यों नहीं गए, उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं किसी ने क्यों नहीं की? तो एक पत्रकार ने हंस के जवाब दिया कि उसकी तो हालचाल पूछने तो उसके यहाँ जाया जाता है, उसकी तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब ही नहीं, उसकी हालचाल पूछने कौन जाएगा? एक और बात सामने आ रही है कि 75 साल इनका भी पूरा होने वाला था एक साल बाद, कुछ समय बाद, जो धनखड़ साहब हैं। तो क्या ये 75 साल वाले नैरेटिव को और बढ़ावे देने वाले घटना के रूप में भी इसे देखा जा सकता है कि भाई देखिए, अभी तो 75 साल के वो नहीं हुए थे, शायद कितने 72 साल के हैं, शायद अभी 74 साल के हैं। 74 साल के हैं। 75 साल तो अगले साल होगा है? और उसके बाद वो जिस पद के ऊपर है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं है। भाई धनखड़ साहब एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे थोड़ी ना है, वो तो एक ऐसे पद पे है जो शोभा प्रतिष्ठा वाला पद है। उनका एकमात्र जो सक्रियता की बात है वो तो केवल राज्यसभा की कार्रवाई चलाना है। तो वहां 75 साल वाली बात उस तरीके से लागू नहीं होती। जो ये बात आपने कही और भी लोग कह रहे हैं। एक और पहलू है जो 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 उन्हें संघ की निगाहों में, जिसकी वजह से संघ की निगाहों में वो खटकते थे, वो था जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ से, जस्टिस चंद्रचूड़ से उनका झगड़ा। भाई जस्टिस चंद्रचूड़ के भी बहुत आलोचक थे, उनके पीछे पड़े रहते थे ये। और जस्टिस चंद्रचूड़ बहुत अच्छी, जस्टिस चंद्रचूड़ को संघ परिवार अपना मानता है, उनकी वजह से संघ हिंदुत्व की राम मंदिर भी उनकी वजह से बना। फिर ये जो लगातार इस बात पे जोर दे रहे थे कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ वो चलाया जाए अभियोग, सब लोग जानते हैं कि जस्टिस वर्मा के घर में जो रुपए मिले थे जस्टिस वर्मा के नहीं थे। वो जुडिशरी में एक बहुत सर्वोच्च पद पे, ऊंचे पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति के रुपए थे। और उस व्यक्ति को मतलब माना जाता है कि अगर जस्टिस वर्मा को ठोका जाएगा तो वो व्यक्ति निकल के आ जाएगा बाहर, या वो उसकी पोल खुल जाएगी। तो बहुत सारे इस तरह के पहलू भी थे उसके अंदर। जो धनखड़ साहब थे उन्होंने कोशिश भी की थी काफी कुछ, वो एकलव्य बताते थे कि मैं आरएसएस का एकलव्य हूँ और एकलव्य की तरह मैंने आरएसएस के मूल्यों को सीखा है। तो इस तरह की जो उनकी चापलूसी भरी बातें थी, क्या वो आरएसएस को आकृष्ट नहीं कर पाई? नहीं, ये सब सवाल ये है कि आरएसएस को एकलव्यों की जरूरत नहीं है। आरएसएस को तो सीधे सीधे स्वयंसेवक चाहिए। जिसके पास लाखों करोड़ों स्वयंसेवक हों, उसको एकलव्य की क्या जरूरत है? उसको कोई जरूरत नहीं है उसको एकलव्य की। इसीलिए आप देखिए कि जो लोग आरएसएस नागपुर जाते हैं और संघ परिवार के साथ मिलकर वहां चाटुकारिता करते हैं, आप देखिए उन्हें कुछ मिलता मिलाता नहीं है,
क्योंकि आरएसएस के पास अपने लोग हैं मौजूद। अगर वो उनको देने लगेगा तो उनको क्या मिलेगा फिर उनको? बहुत लोग गए हैं आरएसएस में जाके, वहां पे अपनी वफादारी जताए, उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अगर धनखड़ साहब को याद करना हो एक उपराष्ट्रपति के रूप में, क्योंकि अब तो लगता है नहीं है कि वो राजनीति में कहीं से फिर से वापसी कर पाएंगे, तो आप उन्हें कैसे याद करेंगे? क्या कहीं से कुछ सकारात्मक दिखता है उनके व्यक्तित्व में? भाई मेरी निगाह में तो राज्यपाल के तौर पर उनका कार्यकाल शर्मनाक था, और उपराष्ट्रपति के तौर पर भी उनका कार्यकाल शर्मनाक था। वो भारतीय लोकतंत्र को इससे ज्यादा हानि शायद ही किसी व्यक्ति ने पहुंचाई हो। दो बड़े गरिमामय संवैधानिक पदों पर रहते हुए जो जगदीप धनखड़ का कार्यकाल था, वो तो काले लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में याद किया जाएगा। एक आखिरी सवाल जिसपे आगे के दिनों में और बातचीत होती रहेगी, यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। आप इस संभावना को कैसे देखते हैं? किसी कीमत पे नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें राज्यसभा के सभापति राज्यसभा चलानी होगी उपराष्ट्रपति बनने के बाद, और जो उनकी स्थिति है उसमें वो राज्यसभा का संचालन नहीं कर पाएंगे। अगर उनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया तो अजीब लफड़ा फंस जाएगा, सरकार परेशान हो जाएगी। आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर रविकुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आपकी आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।